Welcome students, class 12. This is my first lecture on partnership for accountancy purpose, lesson fundamental. छोटी सी बात मैं आपको कहकर अपने लेक्चर को शुरू करूंगा। आपने 11th की बिजनेस स्टडी में कुछ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा होगा। थोड़ा बहुत वो पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए आपके काम आएगा। पर सो फार प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ पार्टनरशिप बीइंग कंसर्न, हमें ये थोड़ी कुछ बातों का ज्ञान या नॉलेज होना जरूरी है। आज के समय में जो भी आपके बोर्ड के पेपर पैटर्न बनते हैं, उन बोर्ड के पेपर पैटर्न में आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग ना के बराबर हो गए हैं। एमसीक्यूज के ऊपर ज्यादा फोकस है। एमसीक्यूज में अगर 1 नंबर का एमसीक्यू है, ठीक है तो 1 मार्क, गलत है तो 0। परंतु मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है जितने भी एमसीक्यूज प्रैक्टिकल बेस हैं, जिनमें कैलकुलेशन करके आपको आंसर देना है, वो बड़े टाइम कंज्यूमिंग है। पर कोई अदरवाइज एमसीक्यू है तो आपको पूरे लेसन की थारो नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ना जाने में कौन से बेस में से, कौन से पॉइंट में से, कौन से कॉन्सेप्ट में से आपको एमसीक्यू बनाकर वो दे देंगे। तो आपको पूरे का पूरा चैप्टर क्लियर याद होना चाहिए। आज अगर हम मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप और डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करें, तो आमतौर पर स्टूडेंट मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप और डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप को एक ही क्वेश्चन मानता है। जबकि मेरी नॉलेज में, मेरे एक्सपीरियंस में, अगर बोर्ड में मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप आए तो यू कैन यूज इन आंसर योर ओन वर्ड्स। पर अगर आपको डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप आए तो आपको जिस एक्ट ने या जिस ऑथर ने डेफिनेशन को बनाया है, लिखा है, डेफिनेशन दी है, उस ऑथर का नाम भी कोट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए ध्यान रखना कि मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप पूछा गया या डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप पूछा गया। तो अगर हम मीनिंग की बात करें तो पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु एग्री टू कैरी लीगल बिजनेस टू अर्न ए प्रॉफिट एंड शेयर प्रॉफिट्स ऑफ दैट बिजनेस इन एन एग्रीड रेशियो। यानी कि कुछ पार्टनर्स की एसोसिएशन बनी, उन्होंने एक लीगल काम करने के लिए सोचा और कहा कि हम लीगल काम करके प्रॉफिट कमा के उस प्रॉफिट को अपनी एग्रीड शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। फिर उसके बाद याद रखना कि काम कभी भी इलीगल मोटिव का नहीं होना चाहिए। फिर कहा गया द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप आर नोन इंडिविजुअली एज पार्टनर। जो पार्टनर्स बनते हैं और अपने बिजनेस में एंटर करते हैं, अगर उनको एक एक कर को बनाया जाए, एक एक करके एक एक को पहचाना जाए, तो वो इंडिविजुअली पार्टनर है। अगर इंडिविजुअली पार्टनर है, इकट्ठे हो जाएं, तो वो फर्म बन जाते हैं। और उसके बाद द नेम इन विच दे पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड द फर्म नेम। और जिस नाम से वो बिजनेस को आगे चलाते हैं, आगे नाम को मार्केट में लाते हैं, उस नाम को बुलाने पर वो फर्म कहलाई जाती है। दिस इज द पॉइंट। फिर डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, सेक्शन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 defines partnership as the relation between person who have agreed to share profits of business carried on by all or any one of them acting for all। कि सारे मिलके बिजनेस करेंगे या सबके बिहाफ पर कोई एक बिजनेस करेगा। द टर्म प्रॉफिट आल्सो इंक्लूड्स द नेगेटिव प्रॉफिट। नेगेटिव प्रॉफिट का मतलब है कि हम अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए बिजनेस को चलाने के लिए आगे बढ़े, हम इकट्ठे हुए, हमने पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म किया, पर आगे चल के अगर हमें घाटा भी होगा, नुकसान भी होगा, तो लॉस भी होगा, तो हमें वो लॉस को सहना पड़ेगा। इस बात का याद रखना, क्योंकि जो मेन एम है वो प्रॉफिट अर्न करना है। परंतु मेरे मन में ये बात जरूर आती है, बीइंग ए सीनियर पर्सन, कि हमारा मोटिव बिजनेस को करके सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही नहीं होता, बल्कि हमने अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी को भी सर्व करना है इन ए लीगल मैनर, सो दैट कि उनको भी बेनिफिट मिले और हम प्रॉफिट कमाएं। पर अगर हमारा प्रॉफिट मोटिव लेकर हम अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, आगे चल के हमें लॉस हो गया, तो लॉस को भी हमें उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा, जिस रेशियो में हम प्रॉफिट को मानते या बांटते। फिर आया एसेंशियल्स और फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। इसका पहला फीचर है 2 और मोर पर्सन।
कम से कम 2, और आपको मालूम होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा 50। कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 50 लोग मिलकर अपनी पार्टनरशिप फर्म को चला सकते हैं। अब इसमें टेक्निकली अगर बात करें, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 persons and as per sections 464 of Companies Act 2013 empowers the central government to prescribe maximum number of partners in a firm cannot be more than 50 wide rule 10 of Companies Act 2014। याद रखना कि 50 से ज्यादा पार्टनरशिप फर्म में पर्सन नहीं हो सकते। फिर अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग कंपोनेंट कॉम्पिटेंट टू बी कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी फॉर दैट। उसके बाद ये बात बड़ी मेन पॉइंट मन में रखने वाला है कि जहां जहां देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, पार्टनरशिप एक्ट 1932, wheresoever you are seeing some numbers, इनको आप मन में रखना, कहीं किसी कारण ये एमसीक्यूज में ना पूछ लिए जाए, सो दैट कि आपका जो मेमोरी है वो शार्पन होगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप एक टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं। ये अगर बोर्ड में ना पूछे जाए तो आगे फर्दर स्टडीज में आपको बहुत काम आने वाले, इस बात का पूरा ध्यान रखना। आगे कहा गया अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कि इनके अलावा सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं। नंबर 1 माइनर नहीं हो सकता, नंबर 1 माइनर नहीं हो सकता। नंबर 2 पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ये भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। नंबर 3 पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, कोई भी पर्सन किसी भी लॉ द्वारा अगर डिस्क्वालीफाई हो गया है तो वो भी याद रखना कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, रादर हम कहेंगे कि वो पार्टनर नहीं बन सकता। फिर आगे आ गया एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट व्हिच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ म्यूचुअल पार्टनरशिप अमंग्स द पार्टनर। पार्टनरशिप जब फॉर्म हो तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हम कौन है, हमने मिलकर क्या करना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इससे अगर हम पेपर के ऊपर बना ले, हम अपनी कंडीशंस को लिख लें, तो एक एलिजिबिलिटी हर पार्टनर को मिलती है कि वो अपने काम को प्रॉपर कर पाएगा। अगर हमारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हम कभी भी अपने बिजनेस में आगे ना बढ़े। फिर आगे कहा गया कि जब एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर हुआ तो कॉमन सेंस की बात है कि एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर तो बना तो काम के लिए ही होगा। फिर आगे आ गया बिजनेस, द पार्टनरशिप शुड बी फॉर कैरिंग ऑन सम लीगल बिजनेस। लीगल बिजनेस के ऊपर मैं दोबारा फोकस कर रहा हूं, कभी भी अनलॉफुल बिजनेस एक्सेप्टेबल नहीं होता। पर याद रखना लॉफुल बिजनेस अगर आपने करना है तो आपको एक्सेप्टेबल कम्युनिटी में, एक्सेप्टेबल सोसाइटी में एक रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, आपके प्रॉफिट बूस्ट होंगे और आप तरक्की कर पाएंगे और आप सक्सेस को पा सकेंगे। फिर कहा गया शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, आपको पता है कि जब भी पार्टनर्स अर्न करने के बाद प्रॉफिट को बांटने की बारी आए तो इट कैन बी ए कॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पार्टनर्स, कोई ना कोई उसमें प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि प्रॉफिट को कैसे बांटा जाए। तो इसलिए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स अर्न शुड बी डिवाइडेड अमंग्स द पार्टनर इन द एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो प्रॉफिट का बंटवारा होगा वो पहले से ये मान लेना चाहिए कि हम प्रॉफिट को बांटेंगे एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो हमारे बीच में एग्री हुई। पर यहां एक रिपीटेड बात मैं कहूंगा कि अगर कहीं बैड लक के कारण प्रॉफिट ना हो गए, लॉस हो गए, तो आपको लॉसेस को भी उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बियर करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। मैनेजमेंट, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए एक बड़ी एजुकेटेड कंट्रोल करने वाली मैनेजमेंट का हाथ बहुत जरूरी है। तो मैनेजमेंट के बारे में कहा जाए तो मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स और बाय वन पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द अदर। ये आपस में डिसाइड करेंगे कि मैनेजमेंट को सारे पार्टनर संभालेंगे या सबके बिहाफ के ऊपर कोई एक पार्टनर संभालेगा, क्योंकि पार्टनरशिप एक म्यूचुअल एजेंसी है। तो आप अपने एग्रीमेंट को कभी भी चाहें
कैसे भी चाहें मोल्ड कर सकते हैं विद द फ्री कॉन्सेंट ऑफ एवरी पार्टनर, नॉट विद एनी टाइप ऑफ इंड्यूसमेंट प्लीज। प्रेशर के साथ आप एग्रीमेंट को नहीं बदल सकते, कभी भी आप कंपेल करके एग्रीमेंट को नहीं बदल कर सकते। पर अगर कोई फ्री कॉन्सेंट है, अगर आप चाहें तो आप अपने पार्टनर्स को कह के कि कोई पार्टनर एक सबके बिहाफ पे काम करेगा या सब ही काम करेंगे, वेल डिपेंड्स ऑन द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द पार्टनर। फिर मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, वो मेरा अपना बनाया है। मेरी ये बातें आपको बोर्ड में याद आएंगी, कुछ बातें मेरी अजीब हैं पर सुनने में आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाएंगी। मैं 1 मिनट के लिए पार्टनरशिप को छोड़ता हूं। मान लो मैंने अपने एक घर के टॉप फ्लोर के ऊपर एक बड़े तरीके से एक टेनेंट को रखा। टेनेंट मेरा जान पहचान का था, मुझे उसके ऊपर भरोसा था। मैंने 25,000 रुपए महीने पे अपना फ्लोर उसे रेंट पे दे दिया। मैंने कुछ भी रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं बनाया। पूरा 1 महीना बीता तो मेरे को एंशियस था मैं कि 1 महीना बीता तो मुझे रेंट मिले। मैं सीढ़ियां चढ़ के उसके फ्लोर पे पहुंचा और मैंने रेंट मांगा। म्यूचुअली ओरली हमारा रेंट 25,000 रुपया पर मंथ तय हुआ था, फिक्स हुआ था, पर उसने मेरे हाथ के ऊपर फिर 15,000 पकड़ा दिए। तो मैंने उसको कहा 25,000 है पर आप 15,000 दे रहे हैं। तो ऐसे में हमारी कोई आर्गुमेंट नहीं हुए। अब बताइए कि मैं उसको ना कोर्ट में ले जा सकता हूं, ना बीच में किसी को डाल पाऊंगा, क्योंकि हमारे बीच में आपस में भरोसा था। अगर यही एग्रीमेंट लैंडलॉर्ड का टेनेंट के साथ रिटर्न होता, रिटर्न डॉक्यूमेंट के ऊपर मेरे भी साइन होते, उसके भी साइन होते, एक कॉपी उसके पास होती, एक कॉपी मेरे पास होती, रेंट कंट्रोलर के पास से रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होता, तो कभी भी मेरे साथ चीटिंग ना कर पाता। इसलिए अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो पार्टनरशिप का पहला स्टेप है कि जो लोग मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहें, पहले तो अपने ऊपर उनको भरोसा करना है, एक दूसरे की पसंद, एक दूसरे का एक्सपीरियंस कि वो क्या जानता है, लेबोरियस है कि नहीं, फेथफुल है कि नहीं, कहीं वो चीटर तो नहीं। ये सारी बातें भरोसे करने के बाद फिर बंदा कहता है कि अब हम मिलकर व्यापार करेंगे। व्यापार करने के लिए, पार्टनरशिप बिजनेस को रन करने के लिए पैसे की इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है। सारी बातें, बिजनेस क्या करेंगे, बिजनेस कहां करेंगे, बिजनेस कैसे करेंगे, कौन कितना पैसा लगाएगा, कौन कितनी ड्राइंग करेगा, सब ओरली तय हो गई। इन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया। तो अब अगर आगे चल के भरोसे टूटे, प्रॉफिट बांटने में प्रॉब्लम आए, ओरल एग्रीमेंट है, तो पार्टनर आपस में झगड़ते ही रहेंगे और कोई भी सेटलमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी बिजनेस की शर्तें अगर ये रिटर्न एग्रीमेंट बना लेते, हर पार्टनर के पास एक कॉपी होती, हर पार्टनर के एग्रीमेंट पे साइन होते, इंड्यूसमेंट ना होती, सबकी फ्री कंसेंट होती, और कहीं ना कहीं पार्टनरशिप एग्रीमेंट इनका किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास रजिस्टर होता, तो किसी पार्टनर के मन में किसी भी प्रकार की चीटिंग ना आती। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती तो ऑन बिहाफ ऑफ द रिटर्न एग्रीमेंट उनके सारे डिस्प्यूट सेटल हो जाते। इसलिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट का होना या ना होना, इसके बारे में अब आप ध्यान से सुनिए। पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें कंपेल नहीं करता कि आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट को रिटर्न बनाइए। आप ओरली भी बना सकते हैं, परंतु ओरली पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर पार्टनर्स के बीच में कभी भी कोई डिस्प्यूट आ जाए तो वो कभी भी काम नहीं आता, क्योंकि ओरल बातों का कोई भी एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में पेश नहीं किया जा सकता। इसलिए रिटर्न पार्टनरशिप एग्रीमेंट का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी डिस्प्यूट अगर अमंग्स द पार्टनर अराइज होगा तो कोर्ट ऑफ लॉ में पार्टनरशिप एग्रीमेंट को प्रोड्यूस करके जजमेंट हमें मिलेगी कि कौन सा कॉन्सेप्ट गलत है, कौन सा राइट कोई मांग रहा है गलत है, कौन फेथफुल से काम नहीं कर रहा, कौन ओवर मांग रहा है, कौन क्या पर्टिकुलर नहीं कर रहा, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा। तो रिटर्न एग्रीमेंट का होना कंपलसरी नहीं है,
पर इंपॉर्टेंट है और बेनिफिशियल। इन बातों को रखते हुए अ मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड, ए पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड बाय एन एग्रीमेंट, दिस एग्रीमेंट मे बी रिटन और ओरल। ये सारी बातें मैंने अभी आपको बताई। दो द लॉ डज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर दैट देयर शुड बी एन एग्रीमेंट इन राइटिंग, बट द एब्सेंस ऑफ रिटन एग्रीमेंट मे बी ए सोर्स ऑफ प्रॉब्लम इन मैनेजिंग द अफेयर ऑफ द पार्टनरशिप, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर एक पास रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स व्हेन रिटन ड्यूली स्टैम्प्ड एंड रजिस्टर्ड इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास अगर हम रजिस्टर करा दें तो एक लॉ इन्वॉल्व हो जाता है। ऐसे में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो आप बड़े आराम से उसको कोर्ट में जाकर भी सेटल कर सकते हैं। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो लिखा जाएगा, उन लिखी हुई शर्तों को, उन लिखी हुई बातों को कंटेंट कहते हैं। तो कंटेंट में आपका नंबर 1 डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर के नाम क्या है, पार्टनर के परमानेंट एड्रेस क्या है, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म कि फर्म का नाम क्या है और फर्म किस नाम से पहचानी जाएगी, फिर नेचर ऑफ बिजनेस, जिस फर्म को हमने शुरू किया उसमें हम काम क्या करेंगे, किस प्रकार का काम करेंगे, फिर कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप कि हम व्यापार को कब शुरू करेंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा, जहां मनी इन्वॉल्व है वही डिफरेंसेस हैं कि अगर मान लो 3 पार्टनर आगे बढ़े, तीनों ने मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस को शुरू किया, तो कौन कितना पैसा लगाएगा ये आपको पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नोट कर देना चाहिए। इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, ये नहीं कि सब एक जैसा लगाएंगे, कोई ज्यादा लगाएगा कोई कम लगाएगा, ये आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पार्टनर्स के बीच में होती है। फिर पार्टनर्स जो पैसा एज ए कैपिटल बिजनेस में लगाएंगे, उस पैसे का यूज याद रखना बिजनेस करता है। आपने 11th में पढ़ा होगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। यहां मुझे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में बोलना बहुत जरूरी है कि बिजनेस को अलग निगाह से देखा जाता है, पार्टनर्स को अलग निगाह से देखा जाएगा, अंदर से दोनों सेम है। तो जो पैसा कैपिटल के रूप में पार्टनर्स इन्वेस्ट करेंगे, उस पैसे को यूज करने के बाद अगर फर्म चाहे एग्रीमेंट में लिखे तो फर्म पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट अलाउ करेगी। आप मेरे स्टडी मटेरियल में देखिए, ये मेरी फिंगर अलाउड पे है। अब आप फर्म बन जाइए, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे तो फर्म को एक लॉस होता है। पक्का करना ये पॉइंट, क्योंकि बच्चे समझ ही नहीं पाते कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को लॉस क्यों है। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट it will be allowed by the firm to a partner, therefore a loss or expense of the firm as per partnership agreement, as per partnership agreement। हाँ जी, नेक्स्ट आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने पार्टनर को दिया, फर्म को लॉस हुआ, पर याद रखना ये अलाउ तब होगा जब एग्रीमेंट में लिखा है। उसके बाद ड्राइंग कौन करके ले गया, ड्राइंग पार्टनर करके ले गया क्योंकि उसने घर का खर्चा चलाना था। अब अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्लॉज एग्रीमेंट में आता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी पेड बाय द पार्टनर टू द फर्म। तो देखो यहां वर्ड चार्ज है, तो जहां वर्ड अलाउड है दिस विल बी ए लॉस टू द फर्म, जहां चार्ज है दिस विल बी द प्रॉफिट टू द फर्म। फिर उसके बाद ये 2 पॉइंट आपको आगे चल के प्रैक्टिकल में जब मैं अपने अगले लेक्चर में P&L एप्रोप्रिएशन समझाऊंगा तो ये बहुत काम आने वाला। आई रिपीट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड बाय द फर्म टू ए पार्टनर, देयरफॉर ए लॉस टू द बिजनेस। आपने कभी भी पार्टनर की तरफ से नहीं सोचना, आपने फर्म की तरफ से सोचना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग is charged by the firm from the partner। तो याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए लॉस है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए प्रॉफिट है। फिर व्हाट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि प्रॉफिट का बंटवारा पार्टनर्स किस रेशियो में करेंगे। आगे चलिए 4 नंबर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट के बाद
मैं 4 नंबर पे दोबारा आऊंगा। इंटरेस्ट और लोन, कभी कभी फर्म को एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ती है, कभी कभी फर्म को एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ती है। एक्स्ट्रा पैसा या तो पहले से बना हुआ पार्टनर एडिशनल कैपिटल के रूप में लाए, या फर्म किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बारो करे। ना एडिशनल कैपिटल मंगवाई, ना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बारो किया, पर किसी पार्टनर के पास उसको मालूम था कि मेरे पास सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है, तो उसने वो पैसा फर्म को लोन के रूप में दे दिया। तो इंटरेस्ट ऑन लोन उस पार्टनर को कितना मिलेगा ये भी याद रखना, ये एग्रीमेंट में लिख देना चाहिए। पर आगे चल के एक पॉइंट आता है जो कि अभी मुझे क्लियर करना है। अगर एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट मेंशन नहीं है तो एज पर लॉ 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड बाय द फर्म टू ए पार्टनर, चाहे एग्रीमेंट में नहीं भी लिखा हुआ तो। पर एग्रीमेंट में 6% से ज्यादा हो सकता है। आई एम रिपीटिंग, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन की क्लास रिटर्न एग्रीमेंट में नहीं है तब भी एज पर पार्टनरशिप एक्ट फर्म को, उस पार्टनर को 6% पर एनम इंटरेस्ट देना ही देना है। अगर एग्रीमेंट में है तब भी देना है, नहीं है तब भी देना है। पर एग्रीमेंट में 6% से रेट भी ज्यादा हो सकता है। फिर आ गया सैलरी। अब बच्चों को मेन प्रॉब्लम है, इसके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि पार्टनर को सैलरी क्यों, जबकि वो वर्कर नहीं है, वर्कर को सैलरी होती है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। मान लो एबीसी 3 पार्टनर हैं, तीनों की केमिस्ट शॉप है। उनकी फर्म में उनके रिकॉर्ड, उनके अकाउंट्स एक अकाउंटेंट लिखता है जिसकी सैलरी 15,000 रुपये पर मंथ है। फर्म को लगा या केमिस्ट शॉप वाले पार्टनर्स को लगा कि हम में से एक बंदा कॉमर्स ग्रेजुएट भी है, तो वो कहता है अगर हम अकाउंटेंट को रिमूव कर दें, हटा दें, तो एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो मेरी ड्यूटीज हैं वो तो मैं परफॉर्म करूंगा, फर्म के लिए मैं अकाउंटेंट के काम भी कर दूंगा। तो फर्म कहती है हम तेरे को तेरे द्वारा एक्स्ट्रा सर्विस के लिए सैलरी या कमीशन दे देंगे। तो सैलरी और कमीशन विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर ओनली व्हेन इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट। प्रॉफिट उसको अलग मिलेगा, पर एक्स्ट्रा सर्विस के लिए जो उसको सैलरी या कमीशन मिलेगी वो अलग मिलेगा। इसलिए ये भी याद रखना कि लिखा है सैलरी कमीशन इज एग्रीड टू बी पेड बाय द फर्म। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए लॉस टू द फर्म, सैलरी टू ए पार्टनर इज ए लॉस टू द फर्म, कमीशन टू ए पार्टनर इज ए लॉस टू द फर्म, ओनली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग is a profit to the firm. But these will be very careful, very much should be relevant for preparing profit and loss appropriation account. फिर आ गया settlement of account. The manner in which accounts of the partner shall be settled in case of retirement. एग्रीमेंट में पहले से ही ये रिकॉर्ड कर लेना अच्छा है कि कल को कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, हमारी बिजनेस को छोड़ दे, किसी की आला में सडन डेथ हो जाए, दुनिया से चला जाए, हम फर्म को डिसॉल्व करें, उस समय हम अपने अकाउंट को कैसे सेटल करेंगे, ये भी एग्रीमेंट में लिखना इंपॉर्टेंट होता है। फिर आ गया अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड हम फाइनेंशियल ईयर अपनाएंगे या कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर दैट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च एंड कैलेंडर ईयर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। बट इन इंडिया financial is acceptable, that is 1 April to 31st March. Next आ गया last point, rights and duties of the partner. These should be recorded in the agreement कि हमारे partners की duties क्या हैं और rights क्या हैं। duties क्या हो बेटा? In my first video I tried my level best to get you many things in a very proper manner, in a friendly manner. I'm not at all speaking in the tough manner. I'm just friendly for all of you. आज मैंने जो जो आपको समझाया वो आपने देखा। तो in my next video I'll be taking from rights of the partner, meaning of P&L appropriation and many more. Thank you very much for listening my first video. I hope
you'll be enjoying, and that I definitely assure you, I'll be boosting your knowledge. That is my perfection. Thank you very much.